हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जिसमें बोर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर लिया था। बोर एटॉमिक मॉडल में हमने बोर्स रेडियस, बोर्स वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट पढ़ लिए थे, हाँ या ना। फिर एनर्जी पे कुछ हमने क्या देखे थे, क्वेश्चन भी किए थे। एनर्जी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। कहते कभी भी प्रॉब्लम में 2-3 टर्म्स आ जाता है। जैसे मैंने कहा था, कभी कभी तुमने सुना होगा एक्साइटेड स्टेट आ जाता है, फिर कभी तुमने सुना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी आता है, कभी आता है सेपरेशन एनर्जी। तो कुछ बेसिक डिफिनेशन देखते हैं और कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का। 3 इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। 3 डिफिनेशन क्या क्या है? फर्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा है सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, यही है ना। अब ऑलरेडी मैं आपको एक्साइटेशन एनर्जी बता चुका था। क्या कहा था? एक्साइटेड का मतलब होता है लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में। मैंने क्या कहा था? एक्साइटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चल जाए, हायर एनर्जी स्टेट में, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। या उसमें जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। सबसे लोअर ऑर्बिट क्या हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए? सबसे लोअर ऑर्बिट क्या हो सकता है? n=1। उसी को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। बोलो ना, हाँ ही ना। इससे नीचे कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या? तो n1 की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। अब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी भी स्टेट में जाएगा तो वो उसका क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकता है? तुम कहोगे 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रॉन 1 में है, 2 में गया तो भी एक्साइटेड स्टेट, 3 में गया तो भी एक्साइटेड स्टेट, 4 में गया तो इसके लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से लेकर के कहाँ तक होगी? इन्फिनिटी तक होगी। किसकी वैल्यू होगी? n2 की वैल्यू हो सकती है। अब डिपेंड करेगा कि n2 की वैल्यू क्या हो सकती है। तो तुमसे कहेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ। जो भी एक्साइटेड स्टेट है उसमें लोअर n1 की वैल्यू पुट कर दोगे, तुमको एक्साइटेड स्टेट निकल जाएगा और उसमें जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आ गया? चलो फिर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में। बोलो भाई ना, ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो देखो एक्साइटेशन के लिए n1 की वैल्यू क्या है? 1 और n2 की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। मतलब ग्राउंड स्टेट से अगर इन्फिनिटी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। बोलो है ना। और उसमें जो एनर्जी लगेगा, क्योंकि ग्राउंड लोअर ऑर्बिट हो गया और इन्फिनिटी क्या हो गया? हायर ऑर्बिट। तो लोअर टू हायर जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन देख लो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या बेटा? ग्राउंड स्टेट। मिनिमम इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या बेटा? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड से इन्फिनिटी पे ले जाने में जो एनर्जी लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो ना, हाँ या ना। चलो ये हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, एक्साइटेशन हो गया। सेकंड देखो क्या कहता है? सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन का मतलब होता है सेकंड ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे ले जाना। कहाँ से ले जाने के लिए? सेकंड क्या है? सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी समझ लो क्या रहा है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज क्या बेटा? सेपरेशन एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट क्या है? n1। अब इसके लिए एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 को छोड़ करके किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अगर आप इन्फिनिटी पे ले जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी। बोलो भाई ना। n की वैल्यू 1 को छोड़ दो तो 2, 3, 4, 5 से कहीं तक आप इलेक्ट्रॉन को ले जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी। मैंने 3 टर्म्स यूज किए। पहला एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब किसी भी लोअर टू हायर। दूसरा यूज किया आयोनाइजेशन, 1 से लेकर इन्फिनिटी। और तीसरा सेपरेशन, मतलब 1 को छोड़ करके किसी भी ऑर्बिट से लेकर के अगर इन्फिनिटी पे ले जाओगे उसको क्या बोलेंगे? सेपरेशन एनर्जी। और जितने भी एनर्जी है वो सारे एनर्जी किस टर्म्स में होंगे? पॉजिटिव। एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन का मतलब क्या था? कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को दिखाता है। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बोलो ना, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस इतना ही पार्ट आपका बचा हुआ था, इसी पे बेस देख लो क्योंकि यही क्वेश्चन में आ गया था। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज कितना बेटा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Then required energy in electron volt to excite it from ground state to first excited state. बोलो हाँ ना। इसका क्या मतलब हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है? आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ? n1 से लेकर के
N2 की वैल्यू कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। अगर N1 पे एनर्जी किसी भी हाइड्रोजन आइटम के लिए देखो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E1 इजिकल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी की वैल्यू कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब हो गया, जेड की भी वैल्यू 1 और 1 की एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अरे बोलो, और हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो N2 इजिकल टू इन्फिनिटी में E इन्फिनिटी कितनी होती है 0। बोलो, तो रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा E, अरे 1 से इन्फिनिटी ले जा रहे हो तो एनर्जी चेंज जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, अनोएशन एनर्जी। कितना हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E1, तो 0 माइनस -13.6 कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यही एनर्जी तुमको दे रखा है। तो क्या पूछा है, देन रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू कहाँ बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बोलो, अब 1 से 2 ले जाने में एनर्जी पूछा है, तो डेल्टा E का फॉर्मूला हमने क्या लगाया था 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन क्या बेटा N2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 13.6 जेड की वैल्यू कितनी 1 इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर मतलब कितना 1 माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 माइनस 1/4 कितना बेटा 3/4। बोलो ना हाई ना, तो कितना जाएगा 13.6 इंटू 3/4। 13.6 को हमने 4 से डिवाइड किया था, 13.6 को 4 से डिवाइड किया था। तो सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, देखो 4 3 जा 12, 3.4 इंटू कितना बेटा 3। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया, बोलो ना हाँ या ना, कर लोगे, कोई दिक्कत। कह रहा एनर्जी नीडेड टू एक्साइट ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब हाइड्रोजन एटम मतलब जेड की वैल्यू कितना बेटा 1, ग्राउंड मतलब N1 की वैल्यू कितनी 1, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 की वैल्यू कितना बेटा 4। अभी भी फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा E इज इक्वल टू, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, अगर लगे मिस्टेक हो रहा है तो बताना। तो कितना होगा 13.6 1/N1 का स्क्वायर कितना बेटा 1 माइनस 1/16 होगा कि नहीं होगा। अरे 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 अपॉन 1 1 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 माइनस 1/16 तो कितना जाएगा 15/16। तो अब ये काम तुमको करना है 13.6 इंटू क्या बेटा 15/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे बोलो हाँ या ना, निकाल लोगे, आगे बढ़ो, और जो आंसर आएगा तुम उसको टिक कर देना। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 13.6, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब जेड की वैल्यू कितनी 1, N1 की वैल्यू कितनी 1 और N2 की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा, तो 1 से इन्फिनिटी के लिए तुमको एनर्जी दे रखी है कितना बेटा 13.6। कह रहा एनर्जी फॉर ग्राउंड लेवल इन डबली आयोनाइज लिथियम आयन। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू, एनर्जी फॉर ग्राउंड लेवल ऑफ डबली आयोनाइज क्या बेटा लिथियम। डबली आयोनाइज का मतलब क्या हो गया Li+2। Li+2 क्यों, क्योंकि बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। लिथियम में 3 है, 2 निकाल दोगे तो 1 बचेगा। ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 1, अब निकल जाएगा। एनर्जी कितना होगा, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। किस में बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 13.63 का स्क्वायर कितना 9, 13 9 जा, अरे 13 10 जा 130, 13 9 जा 130 से 13 कम वैल्यू होगी, बोलो हाँ ना। अब देखो कौन सी वैल्यू 130 के रेंज में है 122, देखो
बिना सॉल्व किए तो मैंने आंसर टिक कर दिया। अपने को 4 में से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है ना, बोलो ना हाँ या ना। यस सर। समझते नहीं हो बस चिल्ला के हाँ यस सर करते हो। नहीं सर समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सेकंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। कौन सा कह रहा है? सेकंड सेपरेशन। सेपरेशन एनर्जी क्या था? एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाना। बोलो तो पहला सेपरेशन एनर्जी कहां से कहां हो सकता था? 2 से इंफिनिटी। सेकंड से क्या हो सकता था? इन्फिनिटी, दैट इज फर्स्ट सेपरेशन। सेकंड सेपरेशन पूछा है तो कहां से कहां? 3 से इंफिनिटी। 3 से इन्फिनिटी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस इतना ही तो बताना था। n1 की वैल्यू कितनी? 3 और n2 की वैल्यू कितनी? एनर्जी पूछा है, लगा दोगे फॉर्मूला डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब सीधा सीधा देख लो, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, हाइड्रोजन एटम है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना? 9, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 13.6 अपॉन 9। बोलो एंड थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? 13.6 को अपॉन 9 से करोगे 13.6 को तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा कि नहीं आएगा? देखो 5। अब ये मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। मैं क्वेश्चन रीड करके सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सॉल्व तुम्हें करना है। कह रहा है हाउ मच एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कहाँ से कहाँ बेटा? ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? n1 की वैल्यू 1। बोलो ना हाँ या ना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और कौन सा आयन? हीलियम। तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2। क्या पूछा है? एनर्जी निकाल लोगे, क्या हो जाएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 13.6 जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना बेटा? 4 इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर कितना बेटा? 1 माइनस 1 बाई 16, तो ये कितना हो जाएगा? 15 बाई 16। तो देखो 13.6 इंटू 4 इंटू क्या बेटा? 4 1 1 जा 4, 4 4 जा 16। 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे 3.4। बोलो ना, तो 3.4 इंटू क्या बेटा? 15। 15 4 जा 60, 0 कैरी कितना? 6। 15 3 जा 45, 45 और 6 51। तो ये बोर एटॉमिक मॉडल पे हम लोग बोर के 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? बोर्स रेडियस, बोर वेलोसिटी, बोर एनर्जी। एनर्जी में 3 थे, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल। जब बोर वेलोसिटी निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, टाइम पीरियड भी निकालते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी निकालते हैं। जब बोर्स रेडियस निकालते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। बोलो ना हाँ ना। आज फिर से एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम। इससे पहले भी आपने स्पेक्ट्रम वर्ड सुना हुआ है। सुना था? कहाँ सुना था? तुम कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थे उसके एग्जाम्पल को हमने इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में क्या किया था? अरेंज किया था, और जो पैटर्न मिला था उसी को क्या नाम दिया था? स्पेक्ट्रम। जितने भी वेव होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में आप अरेंज कर दो, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपने को पढ़ना है। कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ना है? कुछ चीज़ें मैं आपको बता करके रखता हूँ। स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस में आते हैं तो स्पेक्ट्रम आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ने। कौन से पढ़ने हैं? तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम में आपको कौन सा पढ़ना है बेटा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ने। और किस एटम का पढ़ना है? हाइड्रोजन। हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है ये। इसमें क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन गैस को फिलअप करते हैं। कौन से गैस को? हाइड्रोजन गैस को। और इसको मैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देता हूँ, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराएंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा तो हाई वोल्टेज रिलीज होगा, तो उससे क्या होंगे? गैस आयोनाइज होंगे। क्या होंगे? गैस। तुम समझना, कल्पना करना कि कैसा हो सकता है।
इसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन गैस होंगे वो आयनाइज होंगे गैस, बोलो। तो ये क्या करेंगे, लाइट इमिट करेंगे। क्या करेंगे, लाइट इमिट। समझ रहे हो तुम? तो इससे हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगा। हम क्या करते हैं, इसके आगे एक पोलराइजर लगा देते हैं। पोलराइजर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऑल डायरेक्शन ऑफ लाइट है ना, उसको एक डायरेक्शन में कर दे। क्या कर दे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है तुमको, एक थिक कार्डबोर्ड ले लो और उसमें एक होल कर दो। तो जो लाइट उससे होके पास करेगी वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जैसे तुम कभी भी गाड़ी वगैरह के देखो, हेडलाइट के पीछे जो रिफ्लेक्शन एरिया होता है वो लाइट को क्या करता है, फोकस करके सामने डालता है ना, वो भी पोलराइजर का ही काम करता है कि ऑल डायरेक्शन लाइट को एक डायरेक्शन में कर दे। ये हमने क्या किया, एक पोलराइजर लिया, मतलब थिक कार्डबोर्ड है। अब जो लाइट इससे, अब इससे देखो कौन सा लाइट बाहर जा सकता है, जो लाइट इस डायरेक्शन से होगा वही लाइट बाहर जाएगा, बाकी लाइट बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो स्लिट है ये किसका काम कर रहा है, पोलराइजर का, मतलब मल्टी डायरेक्शन लाइट को एक डायरेक्शन में ये कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। कौन सा लाइट आ रहा है, हाइड्रोजन एटम से इमिट लाइट है, बोलो ना। उस ट्यूब में हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। क्या है ये, लाइट है। अब इस लाइट को मैं क्या करता हूँ, एक प्रिज्म से पास करा देता हूँ। किससे कर दो, ऐसा ही दिखाते प्रिज्म, बोलो। तो इस लाइट को किससे पास करा दूं, प्रिज्म। तो जब ये प्रिज्म से लाइट पास किया ना, तो डिसकंटिन्यूअस लाइट और डार्क बैंड मिले। डिसकंटिन्यूअस क्या मिले, डिसकंटिन्यूअस लाइट और डार्क बैंड का मतलब क्या हुआ, लाइट हम लोग उसको बोलते हैं जहां लाइट हो तो चीज दिखेगा, और डार्क का मतलब वो चीज जहां पे लाइट नहीं है वहां पे क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। अरे किसी चीज को इसलिए देख पाते हो ना क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और डार्क होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी क्या, नहीं होगी, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो कुछ आपको हमें क्या मिलते हैं, लाइट और डार्क बैंड मिलते हैं, बोलो ना हाँ ये ना। तो जब ये लाइट प्रिज्म से पास हुआ तो कई सारे अपने को क्या मिले, लाइट और डार्क बैंड मिले, बोलो। तो इस प्रिज्म से जब लाइट को पास कराए तो इसके इमेज को कहीं तो दिखाना पड़ेगा, जिस पे हम लोग इमेज को दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हैं उसको, फोटोग्राफी। अब इस पे अब तुम्हें क्या मिला, जब ये लाइट प्रिज्म से होकर के गुजरा तो कई सारे तुमको कंटिन्यूअस लाइट और डार्क बैंड मिलते हैं। अब जब बोर्ड पे मुझे लाइट दिखाना हो तो कैसे दिखा सकता हूं, ऐसे ही दिखा सकता हूं ना। अब जो लाइट बैंड था उसको मैंने लाइन से दिखा दिया, बोलो है ना। तो देखो कितने तुमको बैंड लाइट दिखे, 1 2 3 4 5 तुमको लाइट बैंड दिखे। जब ये सबसे पहले क्या किया, किसी एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, उससे जो रो मिला उसको पोलराइजर से पास कराया, उससे जो लाइट मिला उसको प्रिज्म से पास कराया, लाइट डिफ्लेक्ट होकर के तुमको टोटल लाइट एंड डार्क बैंड में दिखे। जब हम क्या करते हैं कि एक लाइट बैंड को किसी भी माइक्रोस्कोप से या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, इसको व्हेन वन बैंड is observed optical instrument, it is found that one band is made up of 1000 lines। जब एक ऑल डायरेक्शन लाइट को हम किसी पोलराइजेशन से पास करा देते हैं तो ये लाइट यूनी डायरेक्शन हो गया ना, तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं यूनी डायरेक्शन लाइट। क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। इस यूनी डायरेक्शन लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो तुमको कई सारे लाइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं। एक लाइट बैंड को अगर हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो अपने को ये दिखता है कि एक लाइन कई सारे 1000 लाइन से मिलके बना हुआ है, बोलो है ना। और वो जो 1000 लाइन होंगे, हजारों लाइन, मैं ये नहीं कहता हूँ 1000, हजारों लाइन होंगे,
वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होंगे, इसलिए हम लोग हर एक बैंड को एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हर एक बैंड को क्या बोलते हैं? और जिसमें जितने भी तुमको लाइट बैंड दिख रहे हैं, ऑल दीज आर स्पेक्ट्रम। और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बैंड को क्या किया था? डिस्कवर किया था। उसी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। अलग अलग बैंड को क्या करते हैं? अलग अलग नाम देते हैं। जैसे किसी एक बैंड को कोई एक साइंटिस्ट थे लाइमन, उन्होंने डिस्कवर किया, तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, इसको बोलते हैं पैशन सीरीज, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, इसको बोलते हैं पीफंड सीरीज, इसको क्या बोलते हैं? हम्फ्री सीरीज। और टोटल 6 साइंटिस्ट ने 6 अलग अलग सीरीज को क्या किया? डिस्कवर किया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इतना डायग्राम को अगर सिंपल अगर तुम समझोगे 1 मिनट में, तो हम लोग को स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो भी किस एटम का? हाइड्रोजन को। जब भी हम लोग हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, उससे जो लाइट इमिट होता है उसको हम पोलराइजर से पास कराएंगे। पोलराइजेशन क्या करेगा? ऑल डायरेक्शन ऑफ लाइट को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देगा। वो जो यूनिडायरेक्शनल लाइट है उसको प्रिज्म से पास कराएंगे, तो टोटल 6 अपने को लाइट और डार्क बैंड मिलते हैं। जब एक लाइट बैंड को अगर किसी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दिखता है कि वो हजारों लाइन से मिलकर बना हुआ होगा। बोलो। और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लाइट मिला फिर डार्क है, फिर लाइट है फिर डार्क है। तो ये जो स्पेक्ट्रम पैटर्न है उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना बोलिए। अब आ जाइए, क्या देखते हैं? स्पेक्ट्रम। कह रहा है व्हेन ए रेडिएशन इज पास थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप किसको बोलते हैं? प्रिज्म को ही बोलते हैं। व्हेन ए रेडिएशन इज पास थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, हमने भी हाइड्रोजन गैस से इमिटेड लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराया है। फॉर द डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस, और डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन मिलता है, और उस डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन को हम लोग किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हैं? ऑब्टेंड करते हैं। या स्क्रीन पे जब देखते हैं तो तुमको कई सारे लाइट एंड डार्क बैंड मिलता है ना। व्हेन ए रेडिएशन इज पास थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर द डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन, द पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इज कॉल्ड एज क्या बेटा? स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन रेडिएशन। और हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो रेडिएशन किससे लिया है? हाइड्रोजन से। इसलिए मिलने वाले स्पेक्ट्रम को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या हर बच्चों को ये पिक्चर हुआ? बोलो। अब कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम 2 टाइप के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरे को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी। और इमिशन कब होगा? जब कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है। एब्जॉर्ब का मतलब एनर्जी गेन कर रहा होगा, और इमिशन का मतलब एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। बोलो हाँ ना। ये दोनों टाइप पैटर्न के हो सकते हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया? अलग अलग इस स्पेक्ट्रम को क्या किया? डिस्कवर किया। और टोटल कितने स्पेक्ट्रम है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 साइंटिस्ट ने 6 अलग अलग स्पेक्ट्रम को डिस्कवर किया, जिसको हम लोग नाम देते हैं। देखो, पहला लाइमन, दूसरा बाल्मर, थर्ड सीरीज इज पैशन, फोर्थ इज कॉल्ड एज ब्रैकेट, फिफ्थ इज कॉल्ड एज पीफंड एंड सिक्स्थ इज कॉल्ड एज क्या बेटा? नाम थोड़ा उटपटांग है, नाम पे मत जाना। ऐसे 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। जो अपने मोस्ट सिलेबस का है वो अपने सिलेबस का कौन सा है? बाल्मर सीरीज। मैं आगे तुमको बताऊंगा क्यों बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज में जितने भी रेडिएशन है ना वो विजुअल रीजन के होते हैं। विजुअल रीजन पता है तुमको? विबग्योर, वायलेट टू क्या बेटा? रेड। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6000 तक, 76,000 तक, याद है ना? विजुअल रीजन का रेडिएशन क्या होते हैं? वायलेट टू रेड 3800 से लेकर के कहाँ तक? 7800। उसी वेवलेंथ के लाइट को तुम क्या कर सकते हो? देख सकते हो। तो बाल्मर के सारे किस में है? विजुअल रीजन में है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको बाल्मर से ही मिलेंगे। बाल्मर से पहले जो लाइमन सीरीज है वो किस रीजन में है? यूवी रीजन में। और उसके बाद वाले सब इंफ्रारेड रीजन में है। सारे के सारे किस में होते हैं? इंफ्रारेड रीजन। अब तुम्हें ये समझ ही नहीं आया होगा कि लाइमन बाल्मर में फ़र्क क्या है। अब किसी भी हाइड्रोजन एटम में समझो कई सारे ऑर्बिट होते हैं। अगर सारे रेडिएशन किस ऑर्बिट पे आ जाए? ग्राउंड स्टेट पे आ जाए। कहाँ जाए? ग्राउंड स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं? N1 की वैल्यू 1 को बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं। तो फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? सेकेंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, इन्फिनिटी से।
तो अगर n1 को तुम ग्राउंड बोलते हो तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक सारे के सारे कहाँ आते हैं, ग्राउंड स्टेट में, बोलो है ना। और वैसा कोई स्पेक्ट्रम जिसमें सारे लाइट फर्स्ट ऑर्बिट पे आते हैं तो उसी सीरीज को क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। उसी सीरीज को क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। एक बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी पढ़ लेते हैं, पहले आ जाओ यहाँ देख लो लाइमन सीरीज के बारे में। अब मैं तुमको ऑलरेडी ये सीरीज बना हुआ है, मैं तुमको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसमें देखो ये कौन सा ऑर्बिट है, के मतलब n इजिकल टू 1, एल मतलब n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 5, बोलो n इजिकल टू 6, n इजिकल टू 7, और एक कहीं दूर ले लेता हूँ n इजिकल टू क्या बेटा, इन्फिनिटी। बोलो ना हाँ, ये ना। अब इस रेडिएशन में देखो कि अब 1 पे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, देखो यही है n इजिकल टू 1, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, n इजिकल टू 1 पे। तो n पे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, देखो मैं तुमको बना के दिखा देता हूँ, 2 से। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, तीसरा कहाँ से आ रहा होगा, बोलो कहाँ से आ रहा होगा, और एक इन्फिनिटी है तो कहाँ से आ रहा होगा। तो लाइमन सीरीज उस सीरीज को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन 2 से लेकर के इन्फिनिटी से किस पे आ जाए, फर्स्ट पे आ जाए। तो लाइमन सीरीज के लिए एक चीज फिक्स हो गया, बोलो क्या, n1 की वैल्यू 1। अगर मैं लाइमन सीरीज बोलता हूं, कौन सा सीरीज बोलता हूं, तो इसके लिए एक चीज हो गई, n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सीरीज में हमेशा अगर बोर्ड में क्वेश्चन है तो तुमको फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट दिया होता था, लेकिन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है तो अभी भी क्वेश्चन बोर्ड जैसे ही होंगे, बट n1 और n2 की वैल्यू तुमको सीरीज के नेम से दे देगा। मतलब लाइमन सीरीज बोल दिया तो एक चीज फिक्स हो गया कि n1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कोई भी क्वेश्चन बाल्मर सीरीज से है तो क्या फिक्स हो गया, n1 की वैल्यू कितनी, 2। बोलो ना हाँ ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये सीरीज कौन सा है, बाल्मर सीरीज के लिए क्या फिक्स हो गया, n1 की वैल्यू, और इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो बाल्मर पे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, 3 से। तो फर्स्ट बाल्मर सीरीज कहां से होगा, 3 से। बाल्मर पे 3 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा आएगा, 3। लाइमन पे, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, 2 से। तो लाइमन का पहला सीरीज 2 से 1, लाइमन का दूसरा सीरीज 3 से 1। तो अब n1 और n2 की वैल्यू तुमको सीरीज नेम पे दे देगा, कह देगा फर्स्ट बाल्मर सीरीज। बताओ n1 की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट बाल्मर सीरीज n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3। फर्स्ट बाल्मर सीरीज, बाल्मर पे पहला इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, अगर मैं तुमसे कहूं सेकंड बाल्मर सीरीज तो कहां से आएगा, 4। बोलो भाई ना। तो जो भी सीरीज बोले उसमें उसका n1 ऐड कर देना। बाल्मर का n1 कितना है, 1। तो बाल्मर का दूसरा सीरीज कहां से आएगा, दूसरा सीरीज मतलब 2 + 2 4। बाल्मर का पांचवा सीरीज 5 + 2 7। बोलो ना हाँ ना, समझ में आ रहा है। अगर मैं लाइमन का पांचवा सीरीज बोलूं तो छठे ऑर्बिट से 5 + 1 6। जो भी सीरीज बोले उसमें उसका लोअर ऐड कर दो। तीसरा सीरीज कौन सा होगा, पैस्टन सीरीज। इसके लिए क्या फिक्स हो गया, n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू कितनी, 3। तो पैस्टन का पहला लाइन कहां से आएगा, देखो यही पैस्टन का पहला लाइन 4 से आ रहा है। पैस्टन का दूसरा लाइन, पैस्टन का तीसरा लाइन, समझ में आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है हर एक बच्चों को। स्पेक्ट्रम नाम से क्लियर हुआ। फिर कौन सा सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट के लिए कौन सी वैल्यू फिक्स है, n1 इक्वल टू कितना बेटा, 4। तो ब्रैकेट का पहला लाइन कहां से आएगा, ब्रैकेट का दूसरा लाइन, ब्रैकेट का तीसरा लाइन, ब्रैकेट का चौथा लाइन 8 से। बोलो ब्रैकेट का लास्ट लाइन इन्फिनिटी से। बोलो है ना। तो ब्रैकेट के लिए क्या फिक्स हो गया, n1 की वैल्यू। फिर कौन सा होगा,
पी फंड, P-fund series. तो पी फंड के लिए N1 की वैल्यू 5, बोलो भाई ना। और लास्ट कौन सा है, हम्प्री सीरीज, कौन सा, N1 की वैल्यू कितनी 6। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, समझ में आया? और यही टोटल 6 साइंटिस्ट ने 6 सीरीज को क्या किया, डिस्कवर किया। बोलो हाँ या ना। कौन कौन सा सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज एंड हम्प्री सीरीज। अब याद करने वाली पहली चीज, कौन सा सीरीज का लाइट तुम देख सकते हो, ओनली बाल्मर, तो ये लाइट किस रीजन के हो सकते हैं, विजिबल से पहले ये किस में होंगे, अल्ट्रा वायलेट, और इसके बाद वाले सारे किस में होंगे, इंफ्रारेड। और चूंकि विजुअल रीजन लाइट को हम लोग देख सकते हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादातर क्वेश्चन बाल्मर पे ही मिलेंगे। जो भी तुमसे सीरीज दे दे, सीरीज का नाम देख करके उसके N1 की वैल्यू फिक्स कर देगा। लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2, पैशन के लिए N1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट के लिए 4। अब बाल्मर पे आ जाओ, बाल्मर का पहला लाइन कहाँ से आएगा, बाल्मर का पहला लाइन 3 से, बाल्मर का दूसरा लाइन 4 से, बाल्मर का फोर्थ लाइन कहाँ से आएगा, 6th ऑर्बिट। बोलो, अगर मैं लाइमन का फोर्थ लाइन बोलूं तो कहाँ से आएगा, 5th से। जो भी लाइन बोले उसमें उसका N1 ऐड कर दो, आपको N1 और N2 की वैल्यू पता चल जाएगी। बोर में और स्पेक्ट्रम में फर्क क्या है, क्वेश्चन वही दे देगा, बट तुम्हें क्या निकालना होगा, N1 और N2 की वैल्यू। सीरीज का नाम देख करके N1 पता देगा, लाइन बता करके आपको N2 की वैल्यू की तरफ इशारा करेगा, और आपको समझना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। स्पेक्ट्रम क्या कह रहा है, When an electric excitation is applied on hydrogen atom, जो मैं तुमको शुरू में समझाता, क्या किया, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन को अप्लाइड किया, किस पे बेटा, हाइड्रोजन एटॉमिक गैस पे, जिसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा था। किस में रखा था गैस को, डिस्चार्ज ट्यूब, किस में रखे थे। तो कभी भी अगर तुम्हें डिस्चार्ज ट्यूब लिखा हुआ है, तो डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब हमेशा होता है बेटा, बताओ क्या, लो प्रेशर एंड हाई, बोलो, डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है लो प्रेशर एंड क्या बेटा, हाई वोल्टेज। व्हेन एन इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन इज अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन एटॉमिक गैस एट लो प्रेशर, ब्लूइश लाइट इज क्या बेटा, इमिटेड। व्हेन ए रे ऑफ दिस लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, ए स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल isolated sharp line is obtained, कहा था ना, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड इज obtained. The wavelength of various lines show the spectrum line lies in visible, ultraviolet and infrared region, and these lines are grouped into different series. और वो सीरीज क्या है, ये लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्प्री। बोलो ना हाँ या ना। अब मैं तुमको डिफिनेशन इसलिए बाद में पढ़ा ताकि जब मैं तुमको बोलूँ तो तुमको हर चीज़ समझा हुआ हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। हर एक बच्चों के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ। क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब किसी हाइड्रोजन एटॉमिक गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रख करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हो, उससे जो ब्लू कलर लाइट इमिट होता है उसको हम लोग एक पोलराइजर से पास कराते हैं। ऑल डायरेक्शन लाइट किस में आ जाता है, मोनो डायरेक्शन लाइट में। उसको जब हम एक प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराते हैं तो उससे लाइट डिस्पर्स हो करके जो फोटोग्राफिक फिल्म पे, प्लेट पे जो ऑब्टेंड होता है कई सारे लाइट एंड डार्क बैंड, उसी लाइट बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम को अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो एक स्पेक्ट्रम हजारों लाइन से मिलकर क्या हुआ, बना हुआ है। टोटल कितने थे, 6। कौन कौन से, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्प्री। लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2, पैशन के लिए N1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट के लिए 4। ऐसे ही आप कर लोगे। जो भी लाइन पूछे, जैसे तुमसे ऐसे ही बैठे हैं, पैशन के लिए N1 की वैल्यू 3, तो पैशन का पहला लाइन 4 से, पैशन का तीसरा लाइन 6 से, पैशन का 5th लाइन 8 ऑर्बिट से। तो इसे तुमको N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी, निकालनी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज में तुमको पढ़ाता हूँ, लाइमन सीरीज। पहले ध्यान से समझना, कौन सा सीरीज बताता हूँ। तो लाइमन सीरीज के लिए क्या फिक्स हो गया, N1 की वैल्यू कितने बेटा, 1। तो लाइमन का फर्स्ट लाइन ध्यान से समझना, और एक ले लेता हूं लास्ट लाइन।
ताकि तुमको समझ में आ जाए। जितने भी लाइन होंगे यही से होंगे। फर्स्ट लाइन का मतलब n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू 2, और लास्ट लाइन का मतलब n2 की वैल्यू इन्फिनिटी और n1 की वैल्यू 1। बोलो हाँ ये ना। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं इसी को? अल्फा लाइन। तो फर्स्ट लाइन ना बोल करके अगर मैं अल्फा लाइन भी बोलूँ तो तुम समझ जाओगे। अल्फा का मतलब होता है फर्स्ट, बीटा का मतलब होता है सेकंड, गामा का मतलब होता है थर्ड। बोलो हाँ ना। तो अगर इस लाइन के लिए मैं एनर्जी निकालूं, इस लाइन के लिए मैं एनर्जी निकालूं, तो एनर्जी का फॉर्मूला यही है, डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना बेटा? 13.6 इंटू, क्या गलत कह रहा हूँ? तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, 1/1 का स्क्वायर 1, -1/2 का स्क्वायर 4, 1 - 1/4 कितना बेटा? 3/4। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसके लिए पढ़ते हैं? हाइड्रोजन। किसके लिए? तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितना? 1। तो कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू 1 इंटू 1 - 1/4, तो कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू क्या बेटा? 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी निकल गई फर्स्ट लाइन की। कौन सी लाइन की बेटा? फर्स्ट लाइन। समझ में? तो ई अल्फा लिख देता हूँ क्योंकि फर्स्ट लाइन को अल्फा बोलते हैं, और यहाँ पे ई इन्फिनिटी बोल दो, ई लास्ट लाइन के लिए। तो क्या आ जाएगा? 13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1, 1/n1 का स्क्वायर मतलब कितना? 1/n - 1/infinity, 1/infinity 0, 1 - 0 कितना? 1। तो एनर्जी कितनी हो गई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 कौन बोल रहा है? तो पहले लाइन से एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे यही आ जाएगा ना। 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना जाएगा? 3.4 इंटू कितना बेटा? 3, यही जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइमन सीरीज में जितने भी रेडिएशंस होंगे उसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है? 10.2 से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो है ना। तो ये जो एनर्जी होगा, एनर्जी फॉर लाइमन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो सकता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेस देन कितना होता है? इसी के रेंज में हो सकता है। बोलो। तो लाइमन का एनर्जी रेंज, अगर एनर्जी पता है तो तुम एनर्जी को जानते हो, E इज इक्वल टू hc/λ, E इज इक्वल टू। तो इस लाइन का तुमको वेवलेंथ निकाल सकते हो या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? E इज इक्वल टू क्या बेटा? h से क्या निकाल दोगे? फ्रीक्वेंसी। और तुम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रेंज पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो ना हाँ है ना। अभी स्पेक्ट्रम समझ में आया? बोलो। यही हर सीरीज का अपने को निकालना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज की एनर्जी रेंज कहाँ से कहाँ निकल सकती है, वेवलेंथ निकल सकती है, या फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? अब यही है। सिमिलर वर्ड तुमको क्या क्या मिलता है जो मैंने तुमको अभी बताया। फर्स्ट लाइन है, या इसको क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग लाइन, या इसी को क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इसको क्या बोलते हैं? अल्फा लाइन। सेकेंड लाइन को क्या बोलते हैं? बीटा लाइन। थर्ड लाइन को क्या बोलते हैं? गामा लाइन। बोलो है ना। तो एक फर्स्ट लाइन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? लास्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन में देखो, अभी हमने एनर्जी निकाली थी ना, एनर्जी किसका ज़्यादा था? फर्स्ट लाइन का या लास्ट लाइन का? नहीं, फर्स्ट लाइन का कितना था? 10.2, और लास्ट लाइन का कितना था? तो लास्ट लाइन की एनर्जी ज़्यादा होगी। बोलो है ना। मैं लिख ही देता हूँ नोट करके एक पॉइंट, तुम परेशान मत होना। तो अगर लास्ट लाइन है, ये एनर्जी किसका है? तो लास्ट लाइन में एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। और ये कौन सा एनर्जी किसका है? फर्स्ट लाइन में एनर्जी क्या है? अगर एनर्जी मिनिमम है तो रुक करके सोच, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा क्या होगा? एनर्जी अगर मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। लैम्डा लेंथ है ना, तो मैक्सिमम लेंथ ना बोल करके हम लोग लॉन्गेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो ना हाँ ना। तो एनर्जी अगर मिनिमम है तो ये क्या, इसको क्या कह सकते हैं? लैम्डा को लॉन्गेस्ट, और यहाँ पे एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। तो इसके वेवलेंथ को लैम्डा को क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट। बोलो हाँ ना। और एनर्जी देखो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इज इक्वल टू h न्यू।
ये सब तो प्लांक्स में ही पढ़ा था। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, मिनिमम। तो फर्स्ट लाइन में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम, और लास्ट लाइन में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो ना। यही है फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन। इसलिए देखो लैम्डा क्या है, मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम, तभी मैंने निकाला। एनर्जी भी क्या होगी, इसी वेवलेंथ को क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट। अगर लास्ट लाइन है तभी देखा हमने, लैम्डा क्या है, मिनिमम, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एनर्जी क्या होगी, और एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यही हमने आज का समरी पर, बोलो ना हाँ या ना। अब कहता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब ये समझाने के लिए मैं तुमको एक चीज समझा देता हूँ, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कोई एक रेडिएशन हो रहा है, n2 इक्वल टू कहाँ से कहाँ, 4 से n1 इक्वल टू 1। मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूँ हम क्या करने जा रहे हैं। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताना। अब देखो 4 से 1 आने के लिए कितने जर्नी हो सकते हैं, ध्यान से देखना। तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 4 to 3 एंड 3 to क्या हो सकता है 1, ऐसा एक जर्नी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है 4 to 2, 2 to क्या हो सकता है 1, और तीसरा जर्नी क्या हो सकता है 4 to, बोलो हाँ ना। अब क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, 3 to 2 और 2 to 1 ऑलरेडी हो चुका है, बोलो हाँ ना। और फिर क्या हो सकता है 2 to 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो इतना ही पॉसिबिलिटी आ सकती है ना। 1 पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, ऐसे सोच लो ना। अगर तुम ऐसे नहीं सोच पाते हो तो दूसरा तरीका है सोचने का। तुम क्या करो, ग्राउंड स्टेट किसको ले लो, 1 को। देखो 1 पे कहाँ से आ सकता है, या तो वो सोचो या तो ये सोच लो, 1 पे कहाँ से आ सकता है। 2 से 3 से 4 से। देखो 1 पे 4 से आ सकता है, 1 पे 3 से आ सकता है, 1 से कहाँ आ सकता है 2 पे, बोलो हो सकता है ना। अब 2 को पकड़ लो, 2 पे कहाँ से आ सकता है, 4 से। 2 पे कहाँ आ सकता है 3 पे। अब 3 पे पकड़ लो, 3 पे कहाँ से आ सकता है। टोटल लाइन काउंट कर लो कितने मिले, 6 मिले। इधर भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 लाइन मिले। अब जितने नंबर ऑफ लाइन कितने मिले, नंबर ऑफ लाइन 6 का मतलब क्या हुआ कि हर एक लाइन के लिए n1 और n2 की वैल्यू अलग अलग है कि नहीं है। तो हर का अलग एनर्जी होगा, अलग अलग वेवलेंथ होगा, बोलो हाई ना, बोलो ना हाई ना। इसी को बोलते इतने स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे। तो हर बार ऐसे थोड़ी ना कैलकुलेट करते बैठेंगे। यही है कि कभी भी तुमको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर निकालना दे दे तो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज इक्वल टू, सीधा सीधा यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज इक्वल टू होता है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, 4 - 1 कितना बेटा 3। तो नंबर ऑफ लाइन डेल्टा एन इंटू क्या बेटा, गलत कह रहा हूं क्या, तो कितना बेटा 3 + 1 कितना 4, 4 × 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। देखो लाइन 6 है या नहीं है। तो क्या कर सकते हो 3 इंटू, क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये नंबर ऑफ लाइन तो कभी भी तुमको निकालना है। अब क्या लिखा है उसको छोड़ देना, तुम इस फॉर्मूला को याद रखना। नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन प्लस 1 अपॉन क्या बेटा 2। डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे n2 - n1 कर लोगे। सिर्फ इतना याद रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन के लिए 7 से कहाँ आ रहा है 1, अगर 7 से 1 आ रहा है यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो गई 6। डेल्टा एन में एक ऐड करना है तो 6 + 1 7 इंटू डेल्टा एन की वैल्यू 6, 7 इंटू 6 42, 42/2 21, यही होगा ना। डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना 6 इंटू 6 + 1
डिवाइडेड बाई 2 कितना बेटा 6 + 1 7 7 × 6 42 42/2 42/2 यही होगा ना बेटा एक नंबर सही है ना कोई दिक्कत नहीं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 6 to कहाँ बेटा 6 to 2 ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप फाइंड नंबर ऑफ लाइन निकाल लोगे बोलो ना हाँ या ना तो यही आज के क्लास का टॉपिक निकाल लोगे ना N1 N2 की वैल्यू कितनी है 6 N1 की वैल्यू कितनी है 2 निकाल दोगे डेल्टा सेम फार्मूला लगेगा तो आज की क्लास का टॉपिक भी अपना यही था और तुमको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हो बोलो ना हाँ या ना तो तुम कहोगे सर स्पेक्ट्रम लाइन में पढ़ाया क्या तो स्पेक्ट्रम लाइन में तुमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया और अपने सिलेबस में स्पेक्ट्रम पढ़ना भी कौन सा है हाइड्रोजन तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी N1 और N2 की वैल्यू तुमको स्पेक्ट्रम नेम से पता चलेगा लाइमन बाल्मर पैसन ब्रैकेट पीफन हमरी जब स्पेक्ट्रम के जिस लाइन की बात करें उसमें उसका N1 की वैल्यू ऐड कर देना तुमको N2 निकल जाएगा समझ में आया और फिर उसके बाद हमने आपको नंबर ऑफ लाइन निकालना आपको बता दिया मिलते अगले क्लास में जहाँ पे हम स्पेक्ट्रम पे बेस्ड क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे यहाँ तक आपको आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा नोट्स प्रॉपर बनाइएगा लेक्चर ध्यान से आप देखिएगा आज के लिए यहीं तक जो भी नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर टुडे बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू